हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपके स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी कॉइल में क्लोज लूप में इंड्यूस करंट कैसे होता है गिवन मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ पे एक लूप का अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का लूप के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस कॉइल में कैसे करंट को इंड्यूस करा रहे थे। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर जो है अब हम लोग का वही कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है स्टूडेंट्स, दो टाइप में हम लोग पढ़ते हैं। एक क्या होता है कि एक एसी टाइप में होता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है जनरेटर, और एक कंडीशन में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस करता है और डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसका अरेंजमेंट में डिफरेंस होने के कारण दोनों दो तरीके से करंट को प्रोड्यूस करता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए करंट का डायरेक्शन या फिर अगर मोशन हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, तो ये एक्चुअली क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल लोग इसमें क्या देखेंगे, कॉइल घूमता है, कॉइल घूमने के कारण क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं करंट का प्रोडक्शन होगा। ओके, तो अब ये कॉइल क्या होता है, कॉइल ये कैसे घुमाया जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो जनरली जनरेटर में क्या होता है, कॉइल जो होता है शाफ्ट में होता है और शाफ्ट घूमता है, तो वो ऐसे ही क्या करता है, वो घूमने लगता है। ठीक है, अब ये शाफ्ट क्या होता है वो हम आगे धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो हमको बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देना। अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में जब भी हम लोग करंट के डायरेक्शन को मेजर करेंगे या करंट के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मतलब ये वाली, मतलब अपने राइट हैंड को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। और ये क्या होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जो ये होता है इंडेक्स फिंगर होता है, ये जो होता है थंब है, और ये जो होता है वो सेकंड फिंगर या इसको मिड फिंगर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक दूसरे के डायरेक्शन, एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन को देता है। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये जो होता है मोशन ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन होता है ये थंब। और जो ये जो मिड फिंगर है वो क्या देता है, तो करंट के डायरेक्शन को देता है पर्टिकुलर कॉइल में। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, वो किस बेसिस पे होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुक जाइए। ओके, अब यहाँ पे जो सेटअप है वो देखिए कि यहाँ पे जो सेटअप है, तो ये कॉइल लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉइल ऐसा लगा हुआ है और कॉइल में कुछ एक्सटर्नल कुछ डिवाइसेस या कुछ अरेंजमेंट लगा हुआ है। इस अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं ये कॉइल रोटेट होता है, तो इसमें क्या फिजिक्स है और इसमें क्या कंडीशंस है, करंट कैसे इधर आ रहा है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो आप इसको भी नॉर्थ पोल बना सकते हैं, इसको साउथ पोल बना सकते हो अपने ईजी के अनुसार। ठीक है, तो वो अभी हम करके बता देंगे भी। तो अब ये सेक्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ए बी एक वायर है, बी सी बी वायर है, सी डी बी वायर है और ए डी बी वायर है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, हमको पता है। तो हमने ये जो एरो दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए ही दिया है, बाकी आप लोग जानते हो। अब जैसे ही ये जो शाफ्ट है जिस पे ये या फिर हम बोल सकते हैं, अगर ये जो कॉइल है, कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब अगर हम नीचे से देखें, इस वाले कॉर्नर से देखें, मतलब बॉटम साइड से, तो कॉइल अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट कराया जा रहा है, किससे, कॉइल क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है, ये क्या होता है, शाफ्ट ऐसे 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 क्लॉकवाइज घूम रहा है। और कैसे, किसके रिस्पेक्ट में, जब हम लोग इधर से देख रहे हैं तो। ठीक है, अब जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब कि आप देखोगे, अगर ए बी सेक्शन में देखोगे स्टूडेंट, तो ए बी सेक्शन में जो ए बी सेक्शन जो है वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। आपको समझ में आ रही है, ए बी सेक्शन ऊपर उठेगा और सी डी सेक्शन है जो वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब ए बी सेक्शन ऊपर उठ रहा है और सी डी सेक्शन जो है नीचे जा रहा है। ठीक है,
तो अब हम लोग देखेंगे कि इस ऊपर और इस नीचे जाने का मतलब क्या हो रहा है कि इसके कारण, क्योंकि अब देखो जैसे ही ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है ना, एरिया तो चेंज हो रहा है था। अब हम लोग देखे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाए या फिर एरिया चेंज कर जाए, तो दोनों के चेंज करने पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया को क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे 1 मिनट रुक जाइए आप। देखिए देखिए स्टूडेंट, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो मोबाइल है, सपोज मान लीजिए आप ऐसे, आपको समझना है, इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे। मान लिया कि ये मेरा ए पोर्शन है, ये मेरा बी पोर्शन, और ये मेरा सी पोर्शन है, और ये मेरा डी पोर्शन, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये ए बी और सी डी, अब जैसे मान लिया कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे रोटेट करते हुए जाएगा, ऐसे रोटेट करते हुए ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री हो गया, अब यहाँ पे देखिए यह यहाँ से यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का, इधर से इधर 90 डिग्री हो रहा है, ओके। अब जब इधर से इधर 90 डिग्री हो रहा है, तो अब हमको देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे जा रहा है, ठीक। तो ये मेरा जो पोर्शन है ये ऊपर जा रहा है, और ये वाला मेरा जो पोर्शन है नीचे जा रहा है। तो अब देखिए कि इसका मोशन ऊपर हो रहा है, तो इसका मोशन ऊपर। अब द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ कीजिए। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे तो देखिए ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे सपोज मान लिए। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, देखिए, तो ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या, थंब ऊपर है, थंब ऊपर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे ही है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, थंब ऊपर जा रहा है, तो मेरा जो मिड फिंगर है वो क्या है, वो ऐसे मतलब आपकी तरफ क्या हो रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है और ये ऊपर जा रहा है, तो कहने का मतलब है, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर है, और ये थंब ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला ऊपर जा रहा है, ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है, तो यानी ये थंब ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और मेरा ये ऐसे हो गया। तो अब देखिए ये जो करंट का डायरेक्शन जो आ रहा है ना स्टूडेंट, ये कैसे आ रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है। अगर सपोज मान लिया कि अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, या फिर ये है, जैसे इधर से माना तो ये ए है, ये बी है, तो करंट का डायरेक्शन ए टू बी गया। समझ में आई बात, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट के डायरेक्शन को बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला सेक्शन अगर ऊपर जाएगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ओके। अब मोशन ऊपर हो रहा है, तो मोशन ऊपर हो रहा है मतलब हम लोग मोशन के डायरेक्शन को फोर्स के डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। मोशन का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में 4 फिंगर स्ट्रेच करेंगे और ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग थंब स्ट्रेच करेंगे, तो ए टू बी मेरा मिड फिंगर का डायरेक्शन आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग बोले, क्योंकि अगर ये वाला सेक्शन ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में मेरा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ओके। ये देखेंगे ये मेरा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, सी डी पोर्सन जो है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा तो ये सी डी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सी डी नीचे जाएगा तो अब थंब का डायरेक्शन नीचे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। अब देखोगे तो इसमें जो मिड फिंगर का डायरेक्शन जो आएगा वो सी टू डी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, यानी नॉर्थ टू साउथ वाले मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये ए बी वाला पोर्शन जो है, यानी रेड वाला पोर्शन अगर ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन आ रहा है वो ए टू बी आ रहा है। और सी डी वाला जो पोर्शन अगर नीचे जा रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन जो आ रहा है वो सी टू डी जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन भी हमने बता दिया, ठीक है। अब इसी के अनुसार कि अगर सपोज मान लीजिए ये जब तक ऊपर जाएगा तब तक करंट का डायरेक्शन यहीं रहेगा, ये जब तक नीचे जाएगा तब तक करंट का डायरेक्शन यहीं रहेगा। यानी इस कंडीशन में करंट क्या होगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमा और ऐसे ऐसे आया, इस वाले डायरेक्शन में ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। ये कब तक होगा, जब तक ए बी वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और जब तक सी डी वाला पोर्शन नीचे जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मान लो कि इस वाला कंडीशन में हमने देखे,
अब ये वाला जो कंडीशन क्या है, हॉरिजेंटल से ऊपर जाने का, मतलब ए बी वाला जो सेक्शन है वो ऊपर जा रहा है और सी डी वाला जो सेक्शन है नीचे जा रहा है। उस कंडीशन में ए बी वाला पोर्सन जब ऊपर जा रहा है और सी डी वाला जब नीचे जा रहा है, तो ए बी में करंट जो जा रहा है वो ए टू बी जा रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और सी डी वाले सेक्शन में सी टू डी करंट जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आप लोग खुद जब तक आप अपने हैंड को स्ट्रेच नहीं करोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा ये डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार हैंड को स्ट्रेच कीजिए, और हैंड को स्ट्रेच कैसे कीजिएगा, तो थंब के डायरेक्शन को फोर्स का डायरेक्शन या फिर हम लोग मोशन का डायरेक्शन लेते हैं, मोशन ऑफ द वायर या फिर कंडक्टर, और थंब का डायरेक्शन हो गया। उसके बाद जो फोर फिंगर होता है या इंडेक्स फिंगर होता है उसके डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं, और हम लोग जो मिड फिंगर होता है वही मेरा करंट के डायरेक्शन को देता है गिवन वायर में, ठीक है। तो आई होप ये हमने पहले भी बता रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे एक और ब्रीफ में बता दिया, ठीक है। अब ये जैसे जैसे ए बी वाला सेक्शन ऊपर जा रहा है, देखिए अब ये थोड़ा सा ना ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे कि हमने बताया। ये जैसे मान लिया तो ये धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, तो ये वाला बी वाला है कहीं, ये सेकेंड वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन ये कहीं ऊपर उठा हुआ कंडीशन है। तो अभी भी ये ए बी वाला पोर्शन तो ऊपर ही उठ रहा है, तो इस कंडीशन में मेरा करंट अभी भी वैसा ही होगा, ए टू बी, और सी डी सेक्शन नीचे जा रहा है तो अभी भी मेरा सी टू डी ही करंट चलेगा। अब ये जैसे ही 90 डिग्री आ गया, जैसे ही 90 डिग्री आ गया तो वर्टिकल हो गया, जब वर्टिकल हो गया तो ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन होता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही 90 डिग्री से ये आगे जाएगा तो अब जो ए बी वाला जो पोर्शन जो होगा अब ये नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि अभी क्या हो रहा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो गया, तो ऐसा में क्या हो गया, ए बी वाला पोर्शन ऊपर और सी डी वाला पोर्शन नीचे। और जैसे ही इसके बाद अब ऐसे आएगा तो अब ये वाला पोर्शन जो पहले ऊपर जा रहा था अब ये वाला नीचे जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो पहले नीचे जा रहा था ऊपर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो ए बी जो पोर्शन है अब नीचे आएगा, और जो सी डी पोर्शन है अब ऊपर जाने लगेगा। अब हमको पता है कि जो भी पोर्शन यानी जो भी वायर का पोर्शन जब नीचे जाता है तो करंट जो जाता है वो इस डायरेक्शन में जाता है, और जो भी वायर ऊपर जाता है उसमें करंट क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है। तो देखो अभी ये जो मेरा ए बी पोर्शन जब है तो अब इसमें जो करंट होगा, पहले जो ए टू बी जा रहा था अब बी टू ई आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाने वाले वायर में ऐसे ही जा रहा था करंट ऊपर से नीचे, तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी बी टू सी जा रहा है, क्योंकि अब ये वायर क्या आ रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्शन दिखा देते हैं, ये वायर जा रहा है नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, और ये वायर अब जा रहा है अपवर्ड, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सोचने वाली बात है कि ये जो ए बी वाला पोर्शन है ये कब तक नीचे जाएगा, ये ए बी वाला पोर्शन कब तक नीचे जाएगा। तो ये 90 अब यहाँ पे 90 डिग्री आया ना, तो ये 90 डिग्री ये पोर्शन जब तक ये फिर से पैरेलल बस फिर से क्या हो जाए ऐसा, फिर से ये वाला पोर्शन ऐसा नहीं होगा, यानी ये जो बी है वो नीचे जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, ये फिर से 90 डिग्री नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। समझ में, जैसे ऐसे ये वाला आप समझ लीजिए, जैसे मान लें कि ये वाला 90 डिग्री वाला कंडीशन हो गया। अभी ये वाला पोर्शन है कब तक नीचे जाएगा, तो देखिए ये कब तक नीचे जाएगा, जब तक ये फिर से 90 डिग्री में नहीं आ जाए, यानी ऐसा अभी भी नीचे जा रहा है, अभी ऐसा आ गया 90 डिग्री में आ गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना रोटेशन हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ रोटेशन हुआ, यानी हाफ रोटेशन तक में यहाँ से लेके यहाँ तक में जो डायरेक्शन का करंट है वो डायरेक्शन फिक्स होगा, ठीक है। यानी इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हाफ रोटेशन में जो करंट का डायरेक्शन होता है ना एक वायर में वो फिक्स होता है। तो अब बी ए में जो करंट है वो फिक्स हो गया किसके लिए, तो जब तक बी ए इस 90 डिग्री से नीचे वाले 90 डिग्री तक नहीं जाता, यानी ऊपर वाले पोर्शन से जब नीचे वाले पोर्शन तक नहीं जाता है तब तक करंट का डायरेक्शन जो होगा वो बी टू सी होगा। और इस वाले पोर्शन में अब ये क्योंकि ऊपर आ रहा है तो ये नीचे वाले 90 डिग्री से ऊपर वाले 90 डिग्री यानी 180 डिग्री तक घूमने तक ये क्या होगा, इस वाले वायर में करंट का डायरेक्शन डी टू सी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो करंट यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया है वो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट किया है, तो ये हाफ रोटेशन में काउंट नहीं होगा। हाफ रोटेशन में क्या काउंट होगा, तो एक पर्टिकुलर मतलब एक कंप्लीट 180 डिग्री हाफ रोटेशन देन कंप्लीट 180 डिग्री हाफ रोटेशन। तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से लेकर नीचे जाएगा ए बी हाफ रोटेशन, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा सी डी तो एक हाफ रोटेशन, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो करंट का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी एक हाफ रोटेशन में जो करंट है वो क्लॉकवाइज में होगा, और दूसरे हाफ रोटेशन में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक करंट अगर बी टू ए जा रहा है और ऐसे जा रहा है तो एक जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक
एक डायरेक्शन आपका क्लॉक वाइज होगा तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। यानी एक डायरेक्शन अगर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा, ऐसे हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये हाफ रोटेशन जो है ना, वो हाफ रोटेशन आप लोग समझ सकते हो, हम 180 डिग्री का। ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से हाफ रोटेशन काउंट नहीं होगा। 90 डिग्री टू 90 डिग्री हाफ रोटेशन काउंट होगा। यानी यहाँ ये होगा ऐसे, मतलब ये है तो ऐसे जाएगा तब एक हाफ रोटेशन, और ऐसे जाएगा तब एक हाफ रोटेट करके एक ही डायरेक्शन, क्योंकि अपने हैंड को तो हम तोड़ के रोटेट नहीं कर सकते कंप्लीट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ऐसे समझे तो ये मोबाइल से ही हम लोग बता देते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा नॉर्मली, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाफ रोटेशन, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, यानी ये अगर ए बी वाला ये पोर्शन, तो ए बी अगर नीचे चल गया तो ये हाफ रोटेशन हो गया, और फिर से नीचे वाला ए बी जो ऊपर आ जाएगा तब ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। यानी इस दोनों केस में क्या होगा कि एक हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, फिर दूसरे हाफ रोटेशन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग करंट का डायरेक्शन इधर मेजर करेंगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करेंगे जनरेटर के केस में। ठीक है, मोटर केस में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यूज़ करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा तो हो गया मतलब कॉइल का सेक्शन। अब हमको क्या करना है, हमको तो करंट अचीव कराना है यहाँ पे कि ये कैसा करंट आ रहा है नेचर। तो देखिए अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये वाला करंट आ रहा है ऐसे 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 आ रहा है। ठीक है, अब ये जैसे ही 90 डिग्री से बाहर जाएगा, तो जैसे ही 90 डिग्री से बाहर जाएगा तो अब जो ए बी वाला सेक्शन में जो ए टू बी करंट जा रहा है, वही करंट क्या, अब ये वाला ए बी, क्योंकि ये ये इधर आ रहा है तब का ये डायरेक्शन है। अब जैसे ही ए बी क्या होगा, इधर आ जाएगा, मतलब इस वाले कंडीशन में हो जाएगा। तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा बी टू ए हो जाएगा। तो बी टू ए होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखना है स्टूडेंट, कि जब ये रोटेट करेगा ना, जब ये रोटेट करेगा तो ये एक क्या लगा हुआ है, एक स्लिप रिंग्स है इसमें। S1 है, स्लिप रिंग्स है, और S2 भी है, वो भी स्लिप रिंग्स है। अब ये स्लिप रिंग से क्या होते हैं कि आउटर सर्किट जो होता है वो एक कार्बन ब्रश से टच करते रहता है। ठीक है, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ये इससे। अब देखो ये जो मेरा ये जो स्लिप रिंग है ना, ये तो ये वाला जो पिंक वाला जो वायर आ रहा है ये इसमें कहीं भी टच नहीं कर रहा है। स्लिप रिंग 1 में या S1 में सिर्फ ये रेड वाला वायर टच कर रहा है। ठीक है, और ये रोटेट करेगा तो सिर्फ रेड वाला इसके कारण ऐसे ऐसे होगा। अब ये जो पिंक वाला है वो इसमें कहीं भी टच नहीं कर रहा है, हाँ ये इसमें टच कर रहा है। ठीक है, ये इसमें टच कर रहा है। अब आप देखो कि अगर ये क्लॉकवाइज अगर रोटेशन कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो ये भी स्लिप रिंग क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, और ये भी स्लिप रिंग ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जब स्लिप रिंग ऐसे ऐसे घूमेगा तो 90 डिग्री पर ये स्लिप रिंग ये ऐसे रोटेट करके और ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। देखो रोटेशन में क्या हो रहा है, ये कभी भी इससे है कि इसका छूट जा रहा है, या फिर मतलब ये चेंज हो रहा है, कभी भी कनेक्शन इतना इधर लूज कर रहा है ना इधर लूज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है करंट तो पहले पहले के डायरेक्शन में ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा था, ऐसे 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 करंट जा रहा था। ठीक है, अब जैसे ही मतलब 90 डिग्री के पास करेगा, ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन जैसे ही ए बी वाला सेक्शन में चेंज करेगा, ए टू बी पहले जा रहा था, अब बी टू ए जब होगा तो करंट जैसे ही बी टू ए होगा तो अब ये आ जाएगा इस वाले डायरेक्शन में, ये वाले पोर्शन में अगर हम लोग देखें बी टू ए का। अब करंट तो इधर भी, अब करंट क्या हो गया, ए बी सेक्शन में चेंज कर गया, लेकिन जब ये करंट आगे निकलेगा तो ये वाला सेक्शन कौन है, ए बी। तो ए बी किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो S1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए बी S1 से जुड़ा हुआ है। अब बताओ कि S1 में जो करंट जा रहा था वो कैसे जा रहा था, तो देखो B1 से टच था, तो B1 से टच था, तो B1 से करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। ठीक, लेकिन जैसे ही अब S1 जो है, S1 जैसे ही इस कंडीशन में आ गया, S1 जैसे ही इस कंडीशन में आ गया, मतलब ये वाला कॉइल ए बी वाला कॉइल इस कंडीशन में आ गया, तो पहले करंट ए टू बी जा रहा था, अब करंट बी टू ए जाएगा, तो बी टू ए आएगा तो ऐसे ऐसे करंट आके फिर अब क्या होगा, अब फिर से B1 में घुसेगा। अब पहले क्या हो रहा था, B1 से निकल के ये जा रहा था, अब क्या होगा, क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो अब इधर क्या होगा, सेकेंड वाले कंडीशन में
सेकेंड वाली कंडीशन में हो जाएगा स्टूडेंट्स कि ये वाला जो है डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, ये वाला डायरेक्शन अब मेरा चेंज कर जाएगा। अब करंट का जो डायरेक्शन होगा अब वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी करंट का डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, ऐसे हो गया। जब ये बी, जब ए बी वाला सेक्शन नीचे जाने लगेगा, यानी ए बी वाला सेक्शन जब ऊपर आएगा तो करंट ए टू बी में होगा, तब क्लॉकवाइज करंट होगा। ए बी वाला सेक्शन जब तक ऊपर आते रहेगा तब तक ए टू बी करंट होगा, क्लॉकवाइज करंट होगा। ए बी वाला सेक्शन जैसे ही नीचे जाने लगेगा तब ए बी वाले सेक्शन में करंट बी टू ए आएगा और सर्किट में मेरा जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब आप इतना समझ में आ रहा होगा कि जब तक ए बी ऊपर जाएगा तक एक डायरेक्शन, और जब तक ए बी वाला सेक्शन नीचे जाते रहेगा तब तक क्या होगा, दूसरा डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने ए बी वाले डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बताया है, और जब ए बी ऊपर आ रहा था तब, और जब ए बी नीचे जा रहा था तो उसको क्या हमने यहाँ पे दिखाया है, तो एंटी क्लॉकवाइज था। तो आई होप आपको एक कंप्लीट रोटेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि करंट का डायरेक्शन एक कंप्लीट रोटेशन में कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। मैंने फर्स्ट हाफ रोटेशन में एक डायरेक्शन में जा रहा है और सेकेंड हाफ रोटेशन में एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डीसी। तो देखो इसमें जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है कॉइल में, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो मैकेनिज्म इस वाले केस में था, जो मैकेनिज्म इस वाले केस में था, वही मैकेनिज्म सेम टू सेम इस वाले केस में है। तो फिर इस दोनों में क्या अंतर है, अभी भी जब तक ए बी वाला पोर्शन ऊपर उठते रहेगा तब तक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ए टू बी ही होगा, ये हमको पता है। और जब तक मेरा ए बी सी डी वाला सेक्शन नीचे जाते रहेगा तब तक करंट का डायरेक्शन सी टू डी होगा, ये भी हमको पता है। अब जैसे ही ए बी वाला पोर्शन ऊपर से नीचे जाना, यानी ए बी वाला पोर्शन अब जब तक नीचे जाएगा तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए हो जाएगा। और सी डी वाला पोर्शन जब ऊपर जाने लगेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डी टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही जो चीज़ हमने यहाँ पे बताया वही चीज़ इस कंडीशन में भी है। अब जो अंतर है वो अंतर किस चीज़ का है, तो आउटर अरेंजमेंट का। यहाँ पे जो अंतर है वो क्या है, ब्रश B1 और जो कार्बन ब्रश B1 और B2 जो है वो कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्लिप रिंग से नहीं जुड़ा है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग में क्या अंतर है कि स्लिप रिंग में क्या होता है कि हमेशा ये वायर है ना हमेशा कनेक्टेड है, और हमेशा एक ही स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और ये भी एक ही स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। यानी B1 हमेशा S1 से ही कनेक्टेड होगा, मतलब टच करेगा, और S2 हमेशा B2 ब्रश से ही क्या होगा, टच में रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्प्लिट रिंग में क्या है कि हाफ रोटेशन में क्या होगा कि ये टच है ना वो चेंज करते रहेगा। जैसे मान लो कि अगर ये यहाँ पे है तो ये जैसे ही ये 180 डिग्री से रोटेट करेगा, ठीक है। तो या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे जब तक ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री से अगर ये इधर आएगा तब ये क्या हो जाएगा, B1 से हट के B2 में आने लगेगा। या फिर अगर इस कंडीशन में हम लोग ऐसा देखें कि अगर ऐसा ही है तो जैसे जैसे मतलब ये रोटेट करेगा तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद ही ये B1 जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, इस वाले स्लिप रिंग से, सॉरी स्लिप रिंग नहीं स्प्लिट रिंग से टच करने लगेगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कब, इसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। यानी मान लो कि अगर ये मेरा C2 हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा, C1 हो गया एज पर, तो ये कम्यूटेटर हो गया। तो यहाँ पे देखो कि B1 और B1 ऐसा नहीं है कि हमेशा C1 से ही कनेक्टेड है, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे टच है। ये रोटेशन के हिसाब से क्या होगा, ये B1 कभी C1 से अटैच होगा और B1 कभी क्या हो जाएगा, C2 से अटैच होगा, और ये दोनों के बीच में क्या है, गैप है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। और ये क्योंकि ये हमेशा इसका जो टच है या हमेशा जो कनेक्शन है ये हमेशा चेंज होते रह रहा है। तो इस कनेक्शन के चेंज होने के कारण ही जो आउटर सर्किट में जो करंट का जो है डायरेक्शन है वो फिक्स हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, अभी ये पर्टिकुलर सपोज मान लो कि ये ए बी ऊपर जा रहा है, तो जब ए बी ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये है, सी डी नीचे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन, यानी सपोज मान लो कि ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है ऊपर से देखेंगे तो, यानी इसमें आउटर सर्किट में भी क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो जैसे ही अब ए बी वाला पोर्शन नीचे जाने लगेगा और सी डी वाला पोर्शन ऊपर जाने लगेगा, तो ये वाला जो है ना ये वाला टच करेगा इससे और ये वाला टच करेगा इससे। अब जैसे ही ये वाला स्लिप रिंग या फिर स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर सेकंड जब B1 से टच करेगा, तो अब बताओ कि B1 से टच करने का मतलब क्या है, CD वाला पोर्शन अब ऊपर उठने लगेगा। तो CD वाला पोर्शन जब ऊपर उठने लगेगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन
तो वहीं रहेगा, नीचे से इस वाले डायरेक्शन में ही रहेगा। यानी पहले सी टू डी करंट आ रहा था जब ये सी डी सेक्शन नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे ही सी डी सेक्शन अब ऊपर उठने लगेगा तो करंट डी टू सी जाने लगेगा। ठीक है, तो करंट का नेचर अभी भी ये इधर ही है, लेकिन पर्टिकुलर वायर में देखिए तो पहले सी टू डी था, अब डी टू सी हो गया। ठीक है, तो जो पहले हो रहा था अभी हो रहा है। लेकिन अब जब हम लोग ये स्लिप रिंग जैसा ही ये इससे जुड़ गया तो अभी भी करंट तो इधर ही जा रहा है ना, करंट तो इधर ही जा रहा है और पहले भी इधर ही जा रहा था। तो करंट में आउटर सर्किट में तो कोई अंतर नहीं हुआ। देखो ये वाला जो है हमने पिंक वाला ये जो बना रखा है ये पहले वाला था, ये वाला जो रेड वाला सेक्शन है ये पहले वाला था। तो करंट उस समय भी ये इधर से निकल ही रहा है। ठीक है, जब ए बी आ जाएगा इधर और सी डी चला जाएगा इधर, तब भी करंट का डायरेक्शन जो होगा वो डी टू सी हो जाएगा। इंटरनली इसमें चेंज कर गया, लेकिन जब आउटर सर्किट में देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन तो डी टू सी है, यानी नीचे से ऊपर ही जा रहा है ना, तो अभी भी तो नीचे से ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब ये है आउटर सर्किट में कभी भी करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिट रिंग लगा हुआ और ये रिंग का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज करते जा रहा है, जिसके कारण ये आउटर सर्किट में करंट जो है वो कांस्टेंट चल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं यहाँ से। देखो, तो जब ये ऊपर उठ रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर है, जब ये नीचे जा रहा है करंट का डायरेक्शन इधर है। जब ये वाला सेक्शन नीचे जाने लगेगा, यानी जब ए बी वाला सेक्शन नीचे आने लगेगा तो पहले ए टू बी में करंट था, अब बी टू सी में, बी टू ए में आ जाएगा। पहले सी टू डी में जा, अब डी में टू सी में जाएगा। तो इंटरनली इसमें तो चेंज हो गया, लेकिन आउटर सर्किट में देखेंगे तो इस वाले कंडीशन में देखो, पहले यहाँ पे देखो कि ये वाला सेक्शन में रेड वाला था, ये वाला सेक्शन में पहले रेड वाला कम्यूटेटर था, ये वाला रेड वाला, और इस वाले सेक्शन में पहले ये पिंक वाला था। ठीक है, पिंक वाला था। अब जैसे ही यहाँ से ये हो गया तो यहाँ से ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये वाला कम्यूटेटर है वो चेंज होकर यहाँ पे चला गया, और ये वाला कम्यूटेटर है वो चेंज होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जब कम्यूटेटर चेंज होकर आ गया तो करंट का डायरेक्शन तो जो इंटरनल ये वाला सर्किट है तो अभी तो यही है ना। अब इस कंडीशन में देखो कि अब पहले जो डायरेक्शन मेरा करंट का था वही करंट का डायरेक्शन इधर है आउटर सर्किट में। इंटरनली भले बी टू सी और सी टू डी और डी टू सी चेंज किया गया, लेकिन आउटर सर्किट ये वाला जो है तो ये अभी भी तो इधर ही जा रहा है, मैंने निकल ही रहा है। तो इसी के लिए आउटर सर्किट में जो करंट है वो डीसी करंट है। और ये किसके कारण आया, तो इसी के कारण आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग के कारण होता है। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है स्प्लिट रिंग और मतलब स्लिप रिंग के कारण। अगर स्लिप रिंग अटैच्ड होगा तो इस वाले जनरेटर एसी जनरेटर के केस में क्या होता है कि स्लिप रिंग जो होता है वो हमेशा एक ही ब्रश से अटैच होता है और कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि स्लिप रिंग पहले B1 से था और बाद में B2 से हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन डीसी करंट के लिए क्या होगा, जो स्प्लिट रिंग है ये अपना कनेक्शन जो है चेंज कर देता है। अगर B1 ब्रश से अगर C1 स्प्लिट रिंग है या फिर कम्यूटेटर है तो वो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, फिर वो जो कम्यूटेटर सेकेंड होगा वो B1 से टच करेगा और कम्यूटेटर फर्स्ट होगा वो चला जाएगा B2 के पास। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है उसमें आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन को हमने देखा, तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटल रिंग 1 and 2 लाइंग इन द सेम प्लेन वेयर करंट आई इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टेडली। तो हमने पहले भी देखा था कि ये किसका है, तो ये मेरा इंडक्शन का क्वेश्चन है। जैसे कैसे किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है, और अगर सराउंडिंग में अगर कोई भी मेटालिक बिहेवियर का अगर वायर रखते हैं या मेटल वायर रखते हैं तो ड्यू टू फ्लक्स चेंज उस मेटल वायर में, क्लोज मेटल वायर में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। अब ये किस शर्त के साथ होता है स्टूडेंट्स, तो हमको पता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीजिंग नेचर का होता है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग नेचर का होता है तो मेरा जो इंड्यूस करंट होता है कॉइल में वो क्या होता है, उस इंक्रीजिंग नेचर के मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कराता है। मतलब ये हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा, जो भी इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा, या तो वो इंक्रीज कराए या फिर डिक्रीज कराए, दोनों कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि वायर जो में करंट है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो अगर हम लोग मैक्सवेल राइट थंब रूल से देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यानी ऊपर वाले पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ऑन टू द प्लेन, यानी इधर से बाहर निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से बाहर निकलेगा बाहर, और 2 वाले रीजन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, यानी इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा अंदर और ऊपर वाले रीजन में मैग्नेटिक आएगा बाहर। ओके, अब हमको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो इसके साथ साथ देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कॉन्स्टेंट। तो क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा वो इंक्रीजिंग नेचर होगा। तो ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड, तो फ्लक्स अराउंड यानी फ्लक्स इन दिस कॉइल हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज है और कॉइल एरिया कांस्टेंट है। अब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, ये जो भी चेंज है ना इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहेगा। तो ये चेंज कैसा चेंज है, तो इंक्रीजिंग चेंज है। तो अभी ये क्या करेगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये रेसिस्ट करेगा। तो रेसिस्ट कब करेगा, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो रेस्ट्रिक्ट यानी कम करने का कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड होगा, तब जाके इसको रेस्ट्रिक्ट करने लगेगा। तो अब ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कब होगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या रखेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या करेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे रखें क्लॉकवाइज, तो इसके कारण जो इंड्यूस करंट के कारण जो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइड होगा और बाहर के कारण आउटसाइड है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्ट करेगा। सेकेंड वाले कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पे आउटर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो अंदर जा रहा है और ये कैसा नेचर है, तो इंक्रीजिंग नेचर है। तो फिर से यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कब करेगा, जब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू द प्लेन यानी बाहर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ कब होगा, जब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी तो बाहर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख दिया है, तो इसको अच्छे से आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे हमने बता दिया, ठीक है। ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में बोलते हैं क्या कि यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ में क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कंडक्टिंग लूप दिया हुआ है और कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि वो ऑन टू द प्लेन निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब मान लो ये मेरा बोर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे आंखों की तरफ जा रहा है। और मैग्नेटिक तरफ जब मेरे आंखों तक की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है स्टूडेंट, वो ऐसा कर्व में दे, मतलब एक ग्राफ में दे रखा है। तो ग्राफ पहले रीड कर लेते हैं। तो 0 से T1 मिनट, यानी इस वाले टाइम पीरियड में अगर देखें, 0 से T1 वाले टाइम पीरियड में देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, यानी हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। यानी यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। लेकिन T1 से T2 के बीच में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है मेरा। T2 से T3 में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे तो कांस्टेंट ही है पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर T2 टू T3 देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, ओके। अब T3 से T4 में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये है नेगेटिव है, क्योंकि माइनस में जा रहा है, नीचे वाला ग्राफ है तो माइनस में जा रहा है। फिर T4 से T5 में देखेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर T5 से T6 में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ जाकर 0 की तरफ डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज तो करेगा और साथ साथ ये नेगेटिव भी है। तो आई होप ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड का। अगर समझ में नहीं आया तो फिर थोड़ा सा बैक जाइए और जो हमने बोला उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको क्या करना है, ग्राफ मतलब करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। तो हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब आउटवर्ड जो है ना वो पॉजिटिव है और इनवर्ड जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए कि अगर 0 टू T1 में ही बात करें, अगर 0 टू T1 में बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग नेचर का है। तो ये रिंग बना लीजिए सबसे पहले। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग नेचर का है तो 0 टू T1 में देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में 0 टू T1 में देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो B1 इंक्रीज, B इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है साथ साथ। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड टू द प्लेन है। तो आउटवर्ड टू द प्लेन है, तो अब ये इंड्यूस करंट इस कॉइल में कैसे होगा, तो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कराएगा। तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और एक कब होगा, जब इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज होगा तभी अंदर जाता है, ठीक है। तो आई होप ये 0 से T1 के बीच में आपको आंसर समझ में आ गया। अब T1 से T2 में क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्योंकि मैग्नेट T1 से T2 में देख लो, T1 टू T2 में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, B क्या है, कांस्टेंट, तो इसीलिए करंट इसमें जो होगा इंड्यूस नहीं होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब हम फिर से देख लेते हैं T2 टू T3, अब T2 टू T3 देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी है पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव मतलब ऑन टू द प्लेन, यानी बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो T2 to T3 यानी यहाँ से डिक्रीज कर रहा है। अब ये जो डिक्रीज कर रहा है ना, तो अब इसमें जो ये जो कॉयल है, अब कॉयल में डायरेक्शन क्या होगा? तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, तो ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो करंट क्या होगा? इसको क्या करेगा? तो इसको अब क्या करेगा, क्योंकि अब ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको सपोर्ट करने का कोशिश करेगा। सपोर्ट करने का कोशिश करने का मतलब क्या है? इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये या मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कब कराएगा? जब इंड्यूस करंट का से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, वो जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी के डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? इस इंड्यूस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, तभी तो जाकर सपोर्ट कराएगा। यानी क्योंकि ये फॉर सपोर्ट, ये सपोर्ट करेगा इस कंडीशन में। तो सपोर्ट का क्यों करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो सपोर्ट कब करेगा? जब मेरा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया करंट का। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले कंडीशन में फिर से करंट जीरो हो जाएगा। इस वाले करंट में करंट जीरो फिर से हो गया, आई जीरो। इस वाले कंडीशन में भी आई जीरो हम लिख लेते हैं, आई जीरो हो गया, ठीक है। अब T5 से T6 में, T5 से T6 में देखिए, T5 to T6, T5 से T6 में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखिए मैग्नेटिक, एक मिनट, हमें कुछ T2, अच्छा T3 से T4 हमने नहीं बताया, एक मिनट रुक जाइए। T3 से T4 में हमने नहीं बताया। अब देखिए T3 से T4 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? T3 to T4, T3 to T4 में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, लेकिन है नेगेटिव। मतलब अब नेगेटिव कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि वो इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में इनटू द प्लेन, यानी नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का नेचर तो इंक्रीजिंग है ना, तो ये इस कंडीशन में भी क्या करेगा? डिक्रीज कराएगा। तो डिक्रीज कब कराएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है, सॉरी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो अब लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो इसका मतलब अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का ऊपर आएगा, और पहले से दे रखा है नीचे वाले डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, ठीक है। तो T3 to T4 हो गया। T5 to T6 क्या होगा स्टूडेंट? T5 to T6, क्योंकि T4 से T5 तो जीरो होगा। अब T5 से T6 में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है एंड नेगेटिव भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है और नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, आउटर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, यानी इनटू द प्लेन है, यानी इनसाइड जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड से डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है, तो ये इस मतलब इसको फिर क्या करेगा? सपोर्ट करने का कोशिश करेगा। तो सपोर्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर है, यानी इस इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के डायरेक्शन में ही होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमने यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया, वैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन है अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए और पीछे जाइए, इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोटर बचा हुआ मोटर को देखेंगे, ठीक है। देसी में मोटर देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।